हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज करना। डिप्रेशन मतलब क्या होगा? डिक्रीज। और एलिवेशन जो सेकंड पढ़ी थी उसमें एलिवेशन मतलब इंक्रीज है और डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होगा। तो देखो इसके बारे में मैंने तुमको बताया था, इसका डेरिवेशन जो होता है वो जस्ट थोड़ा सा इनमें सिमिलर होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। उसमें बॉइलिंग पॉइंट बी लिखते हैं और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट एफ लिखते हैं, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कुछ डिफरेंस होगा वो बता रहा हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे? देखो पहले ये देखो, सॉल्वेंट जो कल भी बताया था, कल की वीडियो में, सॉल्वेंट जो होता है हमने वोलेटाइल लिया, मतलब जिसकी वेपर अच्छे से बन सकती है। इसमें हमने कोई भी सॉल्यूट डाल दिया जो क्या है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा, तो इस सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या होगा? ये वोलेटाइल है, मतलब इसकी वेपर अच्छे से बन रही है। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा इसका वेपर प्रेशर, मोर होगा। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इस सॉल्वेंट में इसको ऐड किया, सॉल्यूशन बना, तो उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, मतलब लेस होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल जो इवेपोरेट नहीं होने वाला है सॉल्यूट डाल दिया। जैसे मान लो हमने इसमें क्या डाल दिया? सॉल्यूट मान लो NaCl डाल दिया, तो क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो ग्राफ देखो कुछ ऐसे आएगा। हमने टेम्परेचर और यहाँ पर ले रहे हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। तो देखो हमारा सॉल्वेंट के लिए ग्राफ देखो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। और वैसे भी सॉल्वेंट तो वोलेटाइल, अच्छा वोलेटाइल है, कम टेम्परेचर पर ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर इसका। तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है हमको सॉल्वेंट के लिए, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे टेम्परेचर इधर साइड बढ़ रहा है तो वेपर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये किसका ग्राफ है? ये है प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। अब देखो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का क्या रहेगा? सॉल्यूशन का कम वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्वेंट की वजह, मतलब ये जो सॉल्यूशन की लाइन में आएगी वो कहीं नीचे आएगी इससे। तो मान लो सॉल्यूशन की ये लाइन यहाँ से ये है, ये किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में होगा, तुमको पता होगा ये लिक्विड स्टेट का सॉल्यूशन है। और प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी किसी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो ये दो ग्राफ बन गए हमारे। अब हम देख रहे हैं कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जब सॉलिड स्टेट में होगा तो भी कुछ ना कुछ इवेपोरेट होगा। मतलब जैसे देखो डायरेक्ट अगर सॉलिड को हम इवेपोरेट करना चाहे, मतलब गैस में चेंज करना चाहे, तो इसके लिए एक एनर्जी देनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। तो ये सब्लिमेशन एनर्जी, हमने सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा थी 11th क्लास में। तो सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना हो तो क्या होता है? सब्लिमेशन, मतलब सॉलिड भी कुछ इवेपोरेट होता रहता है। तो देखो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा हमारे सॉलिड के लिए। जो सॉलिड लाइन मिलती है वो हमको कुछ ऐसी लाइन मिलती है, देखो कुछ सीधी सी लाइन मिलेगी थोड़ी सी ऐसे, ये इस पॉइंट पर जाकर मिल गया, और इस पॉइंट को भी हम पीछे बढ़ा देते हैं तो ये इस पॉइंट पर जाकर यहाँ मिल गया। और ये जो सीधी लाइन है ये किसका ग्राफ है? ये सॉलिड सॉल्वेंट का। ये किसका ग्राफ होगा? सॉलिड सॉल्वेंट। ये किसका ग्राफ है? ये है सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ। तो देखो अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट FP, यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन निकल के आएगी। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो होगा जिस पर द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो देखो ये हमारा सॉलिड सॉल्वेंट
और लिक्विड सॉल्वेंट ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ liquid solvent, vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid is known as freezing point। देखो the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid। तो देखो इस पॉइंट पर ये देखो, ये तो लिक्विड है प्योर सॉल्वेंट, ये सॉलिड सॉल्वेंट लिया, तो इस पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही इसके लिए देखो ये लिक्विड स्टेट में होगा और यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में सॉलिड सॉल्वेंट, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो ये हमारी फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो देखो ध्यान देना इसको, देखो ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा है सॉलिड सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट मतलब लिक्विड सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, तो ये जो हमारा ग्राफ आएगा ये कुछ ऐसे नीचे बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर यहाँ जाएगा। ये किसका है, ध्यान देना, हम प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम लिख रहे हैं किससे लिखेंगे, T0F से, और सॉल्यूशन को किससे लिखेंगे, सॉल्वेंट को लिख रहे हैं T0F और सॉल्यूशन को लिखेंगे हम TF से। TF नोट सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए TF। तो देखो ये किसका है, ये है सॉल्वेंट का, देखो यहाँ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का इसके लिए क्या लिखेंगे, TF नोट, और ये सॉल्यूशन का है, तो सॉल्यूशन का यहाँ पर जाके मिल रहा है, तो ये क्या होगा हमारा TF। अब देखो ध्यान से, फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके लिए कम आ रहा है, सॉल्यूशन के लिए देखो फ्रीजिंग पॉइंट कम आ रहा है, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आएगा। तो ध्यान रखना फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन के लिए कम आता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा आता है, वो लास्ट जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें बताया था। तो इसको ढंग से ध्यान रखना, TF की वैल्यू मतलब सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन के लिए जो TF आएगा वो कम आएगा, और TF नोट मतलब सॉल्वेंट के लिए जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बोलेंगे डेल्टा TF। और डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF है हमारा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो ध्यान से, ये डेफिनेशन तो हो गई होगी तुम्हारी, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, TF नोट से TF में चेंज, TF, तो इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, इन दोनों के डिफरेंस बोलते हैं डेल्टा TF या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो इसको किससे शो करते हैं, डेल्टा TF से, डेल्टा TF से किसको शो करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट FP। ये इज इक्वल टू क्या होगा, ज़्यादा में इस कम को माइनस करना है, तो ज़्यादा कौन सा हमारा, ज़्यादा है हमारा देखो सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है TF नोट, इसके लिए ज़्यादा है, ये आएगा TF नोट माइनस क्या आएगा, TF। तो इसको ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, TF नोट माइनस TF आएगा, क्या आएगा, TF नोट माइनस TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो हमने जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पढ़ा था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में जो सॉल्वेंट का था वो पहले था और सॉल्यूशन का बाद में था, लेकिन इसमें उल्टा है, सॉल्वेंट का पहले आएगा और सॉल्यूशन का क्या आएगा, बाद में आएगा, उल्टा है दोनों में। तो ये देखो क्योंकि यहाँ डिफरेंस हमको अच्छे समझ में आ रहा है, ये TF नोट है सॉल्यूशन के लिए, सॉल्वेंट के लिए ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट, और ये किसके लिए कम है, सॉल्यूशन के लिए कम है। तो इसको ध्यान रखना, डेल्टा TF क्या आएगा, डेल्टा TF आएगा TF नोट माइनस TF। तो हमारा एक फॉर्मूला तो ये बनेगा। उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तो ग्राफ के से क्या आएगा, अकॉर्डिंग, ये सभी समझ में आ गया होगा। ग्राफ क्या है, ये हमने प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ बनाया है, ये सॉल्यूशन का, और ये सॉलिड सॉल्वेंट का। तो जहाँ पर सॉल्वेंट मतलब लिक्विड है और ये सॉलिड, तो सॉलिड लिक्विड मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ऐसे ये लिक्विड और ये सॉलिड जहाँ मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये सॉल्यूशन के लिए हो गया
और ये वाला सॉल्वेंट के लिए हो गया। तो हमको ज़्यादा में से कम करना है, तो ज़्यादा ये है, इसको कम में से कम कर देंगे, TF नॉट माइनस TF हो जाएगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू, आगे देखना हमको, देखो ध्यान से देखो, अब जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, तो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखो क्या होगा, डिक्रीज हो गया। तो इस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होने को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा TF बोलते हैं। अभी तुमको बताया है, देखो डेल्टा TF क्या होगा, जो डिक्रीज हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। देखो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट ज़्यादा आया है और ये क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कमी, डिक्रीज होना। और डिप्रेशन मतलब क्या होता है, कमी होना ही होता है। तो ये उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद देखो ये हमारा ग्राफ हो गया, और ग्राफ को ध्यान रखना, टेम्परेचर को किस में लेना, हमको केल्विन में टेम्परेचर को लेना है। तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या आया हमारा, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या आएगा बताओ। देखो इसको यहाँ से अगर यहाँ से मिला दे और इसको इधर से मिला दे, तो इसको मान लो हमने P0 मान लिया और इसको मान लिया P1, तो ये इसका डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा P आएगा। और वैसे मैंने तुमको कल भी बताया था दोनों सिमिलर है ग्राफ। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ये डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, ये होगा, जितना ये होगा उतना ही होगा। या ऐसे देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर का प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करते जाएंगे वेपर प्रेशर उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से क्या था, राउल्ट्स लॉ से था हमारा डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, और XB यहाँ क्या है, XB इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या है XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हमने कल के वीडियो में, इस वीडियो को अच्छे समझने के लिए लास्ट वाला वीडियो देखना जरूरी है और अच्छे समझ में आएगा फिर ये। तो डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB होगा। इसका मतलब मैंने तुमको कल भी बताया था, ये मोल है, मोल का मतलब एक तरह से नंबर है। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट इस दीवार को धक्का मारे, इस दीवार को, मतलब ये सीधा सा है, अगर मान लो इस दीवार को 2 स्टूडेंट धक्का मार रहे हैं, ये दीवार नहीं गिरेगी, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट धक्का मारेंगे तो ये दीवार गिर जाएगी, क्योंकि उसका प्रेशर, ज़्यादा स्टूडेंट का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब सीधा सा है, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उनका प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB होगा। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XB। उसके बाद देखो इसको इरेज कर देते हैं। अब सेम लास्ट वाला ही चलेगा जो हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा। उसके बाद देखो इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो डेल्टा P इसमें भी, तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB हो जाएगा। तो देखो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। उसके बाद हम डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ से हम प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं और K एक कांस्टेंट लिख रहे हैं इनटू XB। K क्या है, K यहाँ है, K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू K। तो XB क्या होता है, XB हमने कल भी देखा, XB जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, मतलब क्या होगा NB अपॉन Na प्लस NB। ये लास्ट वीडियो में अच्छे से देखना, सब समझा रखा है। तो यह आ जाएगा Na NB, B के लिए निकालें तो B ऊपर रखेंगे और टोटल को Na प्लस NB क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। उसके बाद देखो इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉल्यूशन यदि बहुत डाइल्यूट है तो Na की वैल्यू इज मच 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 ग्रेटर देन NB। मतलब हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया NB को। मान लो ये 100 है, ये 0.001 है, तो 100 में 0.001 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमने सोल्यूट जो है वो बहुत कम लिया है, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। जब सोल्यूट हम बहुत कम लेंगे तो हमने Na को बहुत ज़्यादा मान लिया, NB को बहुत कम मान लिया। लेकिन इस NB को नेगलेक्ट मत कर देना, ये NB नेगलेक्ट नहीं होगा यहाँ। तो यहाँ से डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K NB और नीचे क्या आ जाएगा Na। इसको क्या कर दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया। उसके बाद देखो NB नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स
इसको n से लिखते हैं। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मतलब W अपॉन m। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू K। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो क्या आएगा, नंबर वेट ऑफ B डिवाइड मोलिकुलर वेट ऑफ B, मतलब WB अपॉन MB। यहाँ B लगा देंगे, यहाँ B लगा देंगे, फिर डिवाइड करना, ऐसे क्या करेंगे Na के लिए WA अपॉन MA। ये लास्ट वीडियो में देखना अच्छे से, WA अपॉन MA। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू K। देखो WB अपॉन MB इंटू MA ऊपर जाएगा, MA अपॉन WA, ये यहाँ से ये आ गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम K और MA को मिलाकर एक नया कांस्टेंट दे रहे हैं, K इंटू MA इज इक्वल टू KF। क्या दे रहे हैं, नया कांस्टेंट KF, और वहाँ क्या दिया था KB। देखो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, यहाँ F की जगह B था, उसमें इसमें F की जगह B था, ऐसे ये F की जगह B था, और सारा डेरिवेशन बिल्कुल सेम है पिछले वाले की तरह ही। तो KF आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मोलल, उसको एलिवेशन कांस्टेंट बोला था, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक दूसरा और नाम होता है और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्या नाम होता है इसका, दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। K इंटू MA को मिलाकर KF बोल रहे हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब देखो K तो कांस्टेंट था, MA को क्यों कांस्टेंट माना, क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट, किसको बोलते हैं सोलवेंट को, किसी भी सॉल्वेंट के लिए उसका मोलर मास क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए इसको भी कांस्टेंट मान ले। तो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। देखो दोनों को मिलाकर, इसको मिलाकर KF दे दिया, आगे क्या WB MB और WA इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखो ये तुम जानते हो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये क्या होता है पूरा, ये होता है मोलैलिटी। ये क्या होगा, मोलैलिटी। देखो ये ग्राफ सभी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो देखो ये पूरी वैल्यू होती है मोलैलिटी, मतलब मोलैलिटी M क्या होती है, M होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, जिसको किससे लिखेंगे, WB से, डिवाइड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट जिसको लिख रहे हैं MB से, इनटू ये क्या है, ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में करेंगे, kg में, किलोग्राम में। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लिख रहे हैं, किलोग्राम में। तो देखो ध्यान से, ये WB हो गया, MB, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे WA। तो ये हो गया WB MB और WA, इन सबको मिलाकर हम एक नाम दे रहे हैं M, मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी होता है, ये मोलैलिटी है पूरी, तो स्मॉल m लिख रहे हैं इसकी जगह। तो हमारा आ जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, KF इंटू क्या आ गया, M आ गया, मोलैलिटी हो गया। तो देखो इसको हमने kg में लिया है, ये ध्यान रखना, kg में लिया है। अब देखो यहाँ से यदि हम m की वैल्यू इफ m इज इक्वल टू 1 रख दें, तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KF। अगर m को हम 1 रख दें तो डेल्टा TF किसके बराबर आएगा, KF के। तो यहाँ से KF की डेफिनेशन आ गई, मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। यदि हम m मोलैलिटी की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वही क्या होगा, KF के बराबर, मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर, वही क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगा। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ये बता सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। जब हमने 1 मोल सोल्यूट को 1 kg सोलवेंट में डिसॉल्व किया था, तो उसी को क्या बोलते हैं, 1 मोल सोल्यूट को 1 kg सोलवेंट में डिसॉल्व करेंगे तो कुछ जो भी डिप्रेशन आएगा मतलब कमी आएगी, डिक्रीज होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसी डिप्रेशन को क्या बोलते हैं,
उसी डिप्रेशन बोलते हैं हम के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद देखो आगे, अगर यहाँ से हम यूनिट निकालना चाहें, यूनिट ऑफ के एफ की यूनिट निकालना चाहें तो क्या आएगी, देखो यहाँ से डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम। तो के एफ हमको निकालना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड में क्या आ जाएगा, एम। तो देखो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ को हम केल्विन में लेंगे, इसको किस में लेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये केल्विन में लेंगे, डिवाइड मोलिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोलिलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी। तो ये लिख दिया मोल पर केजी। तो यहाँ से के एफ इज इक्वल टू आ जाएगा केल्विन, किलोग्राम ऊपर जाएगा, केजी, और ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स। ये हमारी यूनिट किसकी आ गई, सेम वही यूनिट है जो के बी की यूनिट होगी वही के एफ की होगी, केल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स। उसके बाद देखो हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इस वाली इक्वेशन को देख रहे हैं, नीचे वाली को देखो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब देखो इफ डब्ल्यू ए इज, यदि हम डब्ल्यू ए को ग्राम में लें, इफ डब्ल्यू ए इज टेकन इन ग्राम, टेकन इन ग्राम, अगर ग्राम में लेंगे ध्यान रखना इसमें 1000 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को ध्यान रखना है और डेरिवेशन में ध्यान रखना है। तो के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ये था ही, अब हमको ग्राम में लेंगे। अब देखो यहाँ किलोग्राम में था, देखो इसमें किलोग्राम में आता है मोलिलिटी की डेफिनेशन में, तो ग्राम में लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, डब्ल्यू ए अगर ग्राम में लेंगे तो। उसके बाद देखो हम यहाँ से एम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एम बी इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी को इधर लेके आएंगे सिर्फ, और टी एफ को, डेल्टा टी एफ को इधर लेके आएंगे, और कुछ चेंज नहीं करना है। के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड एम बी इधर लेके, तो डेल्टा टी एफ इधर आएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले दोनों, इन दोनों फॉर्मूलों को डायरेक्ट भी ध्यान रखना और इनका डेरिवेशन भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके कुछ फॉर्मूले आए हैं, ये दो फॉर्मूले, और एक फॉर्मूला तुमको शुरू में बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ नोट माइनस टी एफ। ये फॉर्मूला आया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो ये हमारा पूरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया अच्छे से तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे बिल्कुल सिमिलर है। एक बार इसको दोबारा से बता देता हूँ। देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमारा ये आया था और ये आया था राउल्ट्स के लॉ से। एक्स बी क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो देखो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, तो डेल्टा टी एफ भी एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमने प्रोपोर्शनल हटाया, एक कांस्टेंट लगा दिया के, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। उसके बाद देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब टोटल मोल्स बी के निकाल तो बी को ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखते हैं। तो उसके बाद ये हमारा ये आ गया। अब देखो सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान रहे हैं, मतलब एन ए मच ग्रेटर देन होगा एन बी, मतलब हमने सोलेंट थोड़ा सा मिलाया है। सोलवेंट मान लो सोल्यूट थोड़ा सा मिलाया, मतलब पानी में हमने चीनी मान लो NaCl नमक डाला है, वो थोड़ा सा मिलाया है, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ नीचे वाले में, ऊपर वाले में नेगलेक्ट नहीं करना है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ इसको हटा रहे तो NB अपॉन Na आ जाएगा, और सेम लिख दिया। अब N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, W अपॉन M, मास अपॉन मोलर मास। तो ये आ जाएगा WB अपॉन MB इसके लिए, और इसके लिए क्या आएगा WA अपॉन MA। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद देखो इस दोनों को मिलाकर हम एक नया कांस्टेंट दे रहे हैं K इंटू एम में, KF, जिसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को मिलाकर नया कांस्टेंट KF दिया और ये सेम लिख दिया। उसके बाद हमने ये पढ़ा है, हम ये क्या होती है, मोलिलिटी होती है WB अपॉन MB इंटू WA, kg में लेते हैं, ये क्या होती है मोलिलिटी M। तो इसकी जगह हमने M लिख दिया, ये लिख दिया M। अब M1 रखेंगे तो डेल्टा TF किसके बराबर आएगा, KF के। तो यहाँ से मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। उसके बाद देखो यूनिट ऑफ KF क्या करेंगे, यूनिट ऑफ KF निकालने की, यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो M, यहाँ से KF निकालेंगे तो M इसके नीचे चला जाएगा। तो T टेम्परेचर केल्विन में, मोलिलिटी की यूनिट होती है मोल पर kg, तो केल्विन
ये केजी ऊपर जाएगा और मोल ऊपर जाएगा, तो इन्वर्स में केल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स, इसकी यूनिट होगी केएफ की। उसके बाद देखो इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला रखा, ये किस में था, केजी में। इसको अगर हम ग्राम में चेंज करना चाहें तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो ये फॉर्मूला आ गया। इफ डब्ल्यू इज टेकन इन ग्राम, ग्राम में लेंगे इसको तो 1000 से ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद देखो एम बी मोलर मास निकालेंगे, तो मोलर मास निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा एम बी इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमारा ये दो फॉर्मूला है, और एक ये फॉर्मूला आया था डेल्टा टी एफ क्या था, टी एफ नोट माइनस टी एफ। तो ये हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे किसमें, सोलवेंट में, जैसे हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम आता है, मतलब डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट खत्म हो गया। इसके बाद हम दोनों के अगले वीडियो में दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट वाले के, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। तो आज के लिए इतना ही।